this is Gunjal Soni. Welcomes you at श्री महावीर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हम फ्लक्स की बात कर चुके हैं, विद्युत फ्लक्स की, और सेकंड चैप्टर के अंदर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अब अगला टॉपिक अपने पास है सतत आवेश वितरण। देखिए, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमने विद्युत क्षेत्र की गणना की है वो की है हमने किसी बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश का मतलब क्या? ऐसा आवेश जो कि बहुत ही छोटी जगह में रखा हुआ है, बहुत ही सूक्ष्म आयतन में रखा गया है। उस आवेश के कारण जब हम किसी r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं तो उसके लिए हम सूत्र यूज़ करते हैं E बराबर KQ/r²। ठीक है, परंतु ये सूत्र सिर्फ तभी कार्य करेगा जब आपका आवेश बिंदु आवेश दिया गया हो, एक बहुत ही छोटी जगह में रखा हुआ आवेश दिया गया हो। परंतु दैनिक जीवन के अंदर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं जहाँ पर आपका आवेश बिंदु रूप में नहीं रखा होकर के सतत वितरण के रूप में होता है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु को दिया गया आवेश जब उस वस्तु पर फैल जाता है तो उसे हम कहेंगे यहाँ पर सतत आवेश वितरण। जैसे मान लीजिए कि इसे हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, और 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? तो सबसे पहली कैटेगरी है आपके पास रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण का अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी वायर पर कोई L लंबाई का तार ले लेते हैं हम, जिसकी मोटाई नगण्य मानकर चल रहे हैं, और इस तार को जैसे ही हम आवेश देंगे तो वो आवेश इसकी पूरी लंबाई पर फैल जाएगा। तो ये बिंदु आवेश नहीं कहला सकता, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश आपने दिया है वो पूरी लंबाई पर सतत रूप से वितरित हो चुका है। और इस केस में जब हम इस पूरे आवेश के कारण इस तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हम डायरेक्टली KQ/r² का सूत्र यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार आपके पास सेकंड नंबर पर आता है पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसमें कोई क्षेत्रफल आपको दिया गया हो। जैसे मान लीजिए कोई डिस्क आपको दी गई है, कोई चकती दी गई है और उसको आपने आवेश दिया, तो आवेश देने के बाद वो संपूर्ण आवेश उस पूरी चकती के क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, और इसी प्रकार किसी गोले को यदि हम आवेश देते हैं और वो आवेश उस गोले के पूरे आयतन में समान रूप से वितरित हो जाए तो उस कंडीशन में हम उसे कहेंगे आयतन आवेश वितरण। तो इस प्रकार हम यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण को 1 डायमेंशनल मान सकते हैं, एक विमीय, और पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरण जो है वो आपका 2 डायमेंशनल हो जाता है 2D में, क्योंकि वहाँ पर पृष्ठ है, और जब भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो 2D में चलता है। और तीसरा आपके पास आवेश वितरण आयतन आवेश वितरण है, जिसमें पूरे आयतन में, इसका अर्थ ये हुआ कि 3D में त्रिविमीय आवेश वितरण हम इसे मान के चल सकते हैं। तो इस प्रकार आपका 3 प्रकार से आवेश वितरण संभव है जो कि बिंदु आवेश से भिन्न है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों प्रकार के आवेश वितरण से संबंधित विद्युत क्षेत्र की हमें गणना करनी है। ठीक है, इन 3 केस में हम विद्युत क्षेत्र की गणना किस प्रकार कर सकते हैं वो हमें इस टॉपिक के अंदर देखता चलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं रेखीय आवेश वितरण क्या होता है और इसकी सहायता से हम किस प्रकार विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले बात कर लेते हैं रेखीय आवेश वितरण की। सपोज दैट आपको एक वायर दिया गया है और इस वायर पर आपने जैसे ही आवेश दिया तो वो सारा आवेश इसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो गया। आवेश कितना है टोटल? तो वो आवेश आपका दिया हुआ है Q, और इस वायर की जो लंबाई है वो लंबाई है L। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आवेश वितरण होगा जो कि लंबाई के अनुदिश वितरित हो चुका है, या यूँ कहें कि एक विमीय एक दिशा में निश्चित रूप से वितरित हो चुका है, उसे हम कहेंगे यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण। इस रेखीय आवेश वितरण में आपको एक भौतिक राशि याद रखनी है जिसे अपन बोलने वाले हैं यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर आपको एक भौतिक राशि याद रखनी होगी जिसको हम बोलने वाले हैं यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसे प्रदर्शित करेंगे हम लैम्डा से। क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व? तो देखिए, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल चार्ज आपने दिया है Q/L,
कुल आवेश और लंबाई जिस पर वो पूरा आवेश वितरित है, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसे कहा जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। या इसे यूँ समझ सकते हैं कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, ये आपका रेखीय आवेश घनत्व होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक वायर दिया गया है और इसकी लंबाई आपके पास है 10 मीटर। इस 10 मीटर लंबे तार को जैसे ही हमने आवेश दिया 10 कूलाम, तो वो पूरा आवेश समान रूप से इसकी लंबाई पर वितरित हो जाता है। अब हमें ये पता करना है कि जब 10 मीटर की लंबाई पर 10 कूलाम आवेश है तो एकांक लंबाई पर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल आवेश डिवाइड बाय टोटल लंबाई। 10 कूलाम आवेश हमारे पास अभी वायर पर उपस्थित है और 10 मीटर लंबा हमारा वायर है, तो एकांक लंबाई पे कितना हो गया, 1 कूलाम। ठीक है ना, तो अपन इसे कह सकते हैं 1 कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मात्रक भी हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा का, कि किसी भी वायर पर अगर आपने आवेश दिया है तो उस वायर की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश का जो मान होगा उसे कहा जाएगा रेखीय आवेश घनत्व, जिसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की, तो जब किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कि कोई चकती है, डिस्क, और इसकी मोटाई जो है वो लगभग नगण्य है, और इस डिस्क को जैसे ही हमने आवेश दिया तो वो सारा आवेश इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश का मान यहाँ पर Q है और इस चकती का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है आपको A। तो इस प्रकार का जो आवेश वितरण होगा उसे कहा जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। अब हमें यह पता करना है यहाँ पर कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो इस केस में आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये एक भौतिक राशि है, इसका आपको याद रखना है, तो हो जाएगा ठीक है। इसे प्रदर्शित किया जाएगा सिग्मा से। क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व? पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब है कुल आवेश डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल। ठीक है, जैसा मान लीजिए कि कोई डिस्क आपको दी गई है जिसका क्षेत्रफल A है। अब इस डिस्क पर जैसे ही आपने आवेश दिया तो वो संपूर्ण आवेश उसके पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर फैल चुका है। अब जो डिस्क का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर है। उस 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर आपने आवेश दिया 1 कूलाम, तो वो आवेश संपूर्ण क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो चुका है। अब ये पूछा गया है कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कुल आवेश डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपने 1 कूलाम का आवेश दिया था और 1 मीटर स्क्वायर पूरा एरिया था, तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे अपन बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ओके, अब इसके बाद इसी सीक्वेंस में अगला टॉपिक अपना है आयतन आवेश वितरण। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई गोला दिया गया है, गोला होता है 3D के अंदर, 3V में मान सकते हैं इसके हम, और इस कंडीशन में जैसे ही हम गोले को कुछ आवेश देते हैं तो वो आवेश चला जाता है गोले के आयतन में। अब उस पूरे गोले के आयतन में आपका Q आवेश आ चुका है और यहाँ पर आयतन जो है गोले का वो दिया गया है V। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आवेश वितरण होगा जिसमें आवेश त्रिविमीय तीनों दिशाओं में वितरित होता है, तो उसे अपन कहेंगे आयतन आवेश वितरण। अब इस केस में हमें एक भौतिक राशि याद रखनी है जो कि आपके पास होती है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, और इसे प्रदर्शित करना है हमें रो से। तो क्या होता है आयतन आवेश घनत्व? कुल आवेश डिवाइड बाई कुल आयतन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो गोला आपको दिया गया है इसका जो आयतन है वो आपको दिया गया है 10 मीटर क्यूब, ये पूरे गोले का आयतन है। अब इसमें आपने 10 कूलाम का आवेश दे दिया है। जब 10 मीटर क्यूब के आयतन में जो आवेश उपस्थित है वो 10 कूलाम है, तो एकांक आयतन में 1 मीटर क्यूब के आयतन में कितना आवेश होगा, तो डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि जब 10 मीटर क्यूब के आयतन में 10 कूलाम है तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 1 कूलाम। तो उसे ही हम कहेंगे यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास 10 कूलाम आवेश है और आयतन दे रखा है 10 मीटर क्यूब, तो ये आपके पास आ चुका है 1 कूलाम प्रति मीटर क्यूब।
ठीक है, इसे कहा जाएगा रो, आयतन आवेश वित्र घनत्व। तो आपको यहाँ पर तीनों प्रकार के आवेश घनत्व ध्यान रखने हैं, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन आवेश घनत्व, और तीनों के मात्रक भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार से आवेशों का वितरण हमने देख लिया है। बिंदु आवेश के अतिरिक्त हमारे पास इन 3 प्रकार के आवेश वितरण संभव है। अब हमें बात करनी है कि इन तीनों प्रकार के आवेश वितरणों के कारण यदि हम विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहें तो किस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए आपको क्या करना होगा, देखो मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है एक वायर, मतलब एक एल लंबाई का तार दिया गया है और इस पर एक क्यू आवेश हमने वितरित कर दिया है। इस पूरे तार की लंबाई आपके पास अभी हम मान लेते हैं यहाँ पर कैपिटल एल। ठीक है, अब इस वायर की वजह से आपको इस वायर से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब हमने बिंदु आवेश के केस में देखा था कि KQ/R² ये सूत्र लगा करके हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, परंतु इस केस में हम KQ/R² नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो P बिंदु की दूरी हर आवेश से अलग अलग है। जैसे जैसे हम तार पर ऊपर जाएंगे तो आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो लगातार चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस केस में आप KQ/R² डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो बिंदु P पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो इस केस में हम ये मेथड अप्लाई करेंगे कि इस पूरे तार के कारण एक ही बार में विद्युत क्षेत्र की गणना नहीं करके हम सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पर एक पार्ट कट कर लेते हैं। उस लंबाई पर एक छोटा सा भाग आपको यहाँ पर कट करना है और जिसकी लंबाई आप ले सकते हैं यहाँ पे स्मॉल l, और इस पर जो आवेश उपस्थित होगा उसका नाम होगा dq। ठीक है, क्योंकि जब लंबाई बहुत ही कम है तो उस पर आवेश उपस्थित जो आवेश है वो भी बहुत ही कम होगा, और बहुत कम या बहुत छोटे आवेश को हम यहाँ पर dq नाम दे रहे हैं। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर जो dq आवेश है जब उसका आकार बहुत छोटा है तो हम ये कह सकते हैं कि dq आवेश आपका एक बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश के कारण जो बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसे अपन यहाँ पे लिखेंगे dE। ठीक है, ये dE जो विद्युत क्षेत्र है ये बिंदु आवेश dq के कारण है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, पूरे तार पर जो उपस्थित आवेश कैपिटल Q है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण क्या मिला है हमें, तो ये हमें मिला है यहाँ पर dE, और इस dE का मान हो जाएगा K dQ/R²। ठीक है, अगर दूरी यहाँ पर हम कुछ और ले लेते हैं, R दूरी हम ये पहले ले चुके हैं, इससे जो दूरी आपके पास है इसको आप x मान लें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे K dQ/x²। तो ये स्मॉल dq के कारण बिंदु P पर आपका विद्युत क्षेत्र हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पूरे तार के कारण निकालना है। तो उस केस में हमें दोनों साइड करना होगा समाकलन। जब आप दोनों साइड यहाँ पर समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर K कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो K हमने बाहर निकाल दिया है। अब बात आती है आपके पास यहाँ पर कि समाकलन में बचने वाला है dQ/x²। ठीक है, अब इस dQ को आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है रेखीय आवेश घनत्व से। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा, और रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या है, कुल आवेश बटा कुल लंबाई। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि या तो हम इसे कैपिटल Q/कैपिटल L लिखें, या फिर इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं dQ/dL। ठीक है, ये जो आपने लंबाई यहाँ पर ली थी, इस लंबाई को आप चाहो तो स्मॉल l नहीं लेकर के इसको dL, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, इसकी जो लंबाई है वो उसे हम dL ले लेते हैं। ओके, तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व चाहे तो हम पूरे आवेश से परिभाषित कर सकते हैं, या फिर जो छोटा सा आवेश आपने लिया है dL लंबाई पर उससे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुल आवेश और जितनी लंबाई पर वो आवेश उपस्थित है वो लंबाई आपको लेकर चलनी है। जब हमने कैपिटल Q लिया है तो फिर लंबाई भी आपको पूरी लेनी है, क्योंकि पूरा आवेश तो पूरी लंबाई L पर वितरित है। परंतु जब आपने आवेश dQ लिया, छोटा आवेश लिया, तो उस केस में आपको लंबाई भी कम लेनी है। जितनी लंबाई पर वो आवेश वितरित है सिर्फ वही लंबाई आपको लेकर चलनी है। तो जब आपने आवेश स्मॉल dQ लिया हुआ है तो इस केस में आपको लंबाई भी वही लेनी है जिस पर dQ वितरित है। तो हमने यहाँ पर लंबाई ली है स्मॉल dL।
ठीक है। और वैसे भी अगर इसको समझना चाहें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लैम्डा यहाँ पर आपका रेखीय आवेश घनत्व है, अर्थात एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो यदि आपने लंबाई 10 मीटर ली है और उस 10 मीटर की लंबाई पर आपका 10 कूलम आवेश वितरित है, तो 10 डिवाइड बाय 10 कितना है 1, मतलब 1 कूलम प्रति मीटर, ये हमारे पास वैल्यू आती है लैम्डा की। अब यदि हम लंबाई 1 मीटर लेते हैं और आवेश भी 1 कूलम ही लेते हैं, तब भी उस केस में आपको यहाँ पर 1 कूलम प्रति मीटर ही मिलने वाला है लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू जब निकालेंगे इसकी, तो जो डी क्यू आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, इस डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू डी एल। ओके, तो यहाँ से डी क्यू की जो वैल्यू है उसे आप यहाँ पुट करेंगे। इसे मैं यहाँ पर कैपिटल डी क्यू लिख देता हूँ। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान आपके पास हो जाएगा के, और डी क्यू का जो मान है वो है लैम्डा डी एल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये तरीका होगा आपके पास। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेखीय आवेश घनत्व की सहायता से विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया हो और उसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। आवेश घनत्व के कारण यदि हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो इस केस में सपोज दैट आपको एक पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है जिसका क्षेत्रफल आपका ए है और इस पर जो आवेश उपस्थित है उसका मान है कैपिटल क्यू, ठीक है। अब इस पृष्ठ के कारण आपको पृष्ठ से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब यहाँ आवेश बिंदु आवेश नहीं है, इसलिए हम KQ/R² का सूत्र यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं और वो छोटा सा अल्पांश जो होगा, ये छोटा सा अल्पांश, इसका क्षेत्रफल होगा dA और इस पर जो आवेश उपस्थित होगा उसका मान होगा स्मॉल dq, और इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उस विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा dE। तो आपके पास जो विद्युत क्षेत्र dE है वो हो जाएगा K dQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यदि इस क्षेत्रफल की P बिंदु से दूरी x हो तो। अब ये अल्पांश dQ के कारण ही विद्युत क्षेत्र का मान आया है। देखिए, अगर आपने छोटा सा क्षेत्रफल माना है यहाँ पर dA, तो हम ये कह सकते हैं कि जब क्षेत्रफल बहुत ही छोटा है तो उस पर उपस्थित जो आवेश dQ है उसे हम बिंदु आवेश मान सकते हैं, और बिंदु आवेश के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र का सूत्र भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब यदि हमें पूरे क्षेत्रफल के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो हमें करना होगा यहाँ पर दोनों साइड समाकलन। समाकलन करने के बाद ये जो विद्युत क्षेत्र होगा ये है पूरे क्षेत्रफल A के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र। K कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देंगे और अंदर बचेगा आपके पास dQ/x²। ओके, अब बात आती है यहाँ पर dQ को रिप्लेस करने की। तो dQ को हम यहाँ पर क्षेत्रफल आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सिग्मा जो होता है वो होता है कुल आवेश डिवाइड बाई कुल क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर आवेश जो है वो बहुत ही सूक्ष्म लिया है तो फिर क्षेत्रफल भी वो लेना है आपको जितने क्षेत्रफल में ये आवेश रखा हुआ है। तो dQ आवेश मात्र dA क्षेत्रफल में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर dQ का जो मान होगा सिग्मा dA कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम dQ का मान समीकरण में यहाँ पुट कर देंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा K और समाकलन में सिग्मा dA डिवाइड बाई x²। अब आगे जो सॉल्यूशन होगा वो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन होगा, जो भी आपको कंडीशन क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आयतन आवेश घनत्व के कारण किस प्रकार विद्युत क्षेत्र निकाला जाए वो प्रोसीजर खुद से कर सकते हैं। तो अब जो टॉपिक हमने पढ़ा है इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, देखो आपको एक रिंग दी गई है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या दी गई है आपको स्मॉल a, और एक मिनट कहाँ गया भाई, तो यहाँ पे जो रिंग दी गई है आपको जिसकी त्रिज्या आपको स्मॉल a दी गई है और इस रिंग पर आवेश दिया गया है, और वो टोटल जो आवेश इस रिंग को दिया गया है वो आपके पास हम मान लेते हैं कैपिटल Q, ठीक है। ये आवेश दिया गया है इस रिंग को, तो ये आवेश रिंग पर कहीं एक जगह नहीं रहेगा। इस पूरी रिंग की जो परिधि है उस परिधि पर यह आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा।
क्या करना है हमें यहाँ पर, इस जो पूरे आवेश के कारण इस रिंग के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है और उस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है कि इस पूरे रिंग के आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब देखो यहाँ पर जो आवेश Q है वो समान रूप से वितरित है पूरी लंबाई पर, लंबाई मान सकते हैं हम इस परिधि को। तो उस केस में तो यहाँ पर पूरी परिधि पर जो आवेश Q उपस्थित है उसके कारण हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या प्रोसीजर होना चाहिए? क्या हम एक ही बार में कैलकुलेशन कर सकते हैं? नहीं। तो इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप इस पूरी लंबाई पर एक छोटा सा अल्पांश मानें, और वो अल्पांश माना गया है यहाँ पर छोटा सा भाग माना गया है जिस पर जो आवेश उपस्थित है उसका नाम है स्मॉल डी क्यू। मतलब छोटा सा आवेश है, इस वजह से स्मॉल डी उसके आगे लिखा गया है। ठीक है, अब इस छोटे से जगह पर रखे हुए आवेश स्मॉल डी क्यू को आप बिंदु आवेश मान सकते हैं, क्योंकि बिंदु आवेश का मतलब यही होता है कि बहुत ही छोटी जगह पर रखा हुआ आवेश। तो इस छोटे से आवेश डी क्यू के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, क्योंकि डी क्यू आवेश प्लस में दिया गया है तो विद्युत क्षेत्र होगा दूर की ओर, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दूर की ओर। तो ये आपने डी जो है विद्युत क्षेत्र बना लिया है इस डी क्यू के कारण। ओके, तो अब ये जो डी है सिर्फ डी क्यू के कारण है। हमें निकालना है कि इस पूरी रिंग पर जितना भी आवेश है कैपिटल Q, इस पूरे आवेश के कारण बिंदु P पर कुल कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा। यदि आपने DQ की गणना कर ली है तो इसका समाकलन करके हम इस पूरी रिंग पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें आप कि जो DE आपको दिया गया है, ये DE न तो x दिशा में है और न ही y दिशा में है, तो हम इस DE के दो घटक कर सकते हैं। तो हमने x दिशा में और y दिशा में इस DE के दो घटक किए हैं। x दिशा में जो इसका घटक होगा उसका कहाँ चला गया, x दिशा में जो उसका घटक आने वाला है वो घटक होगा DE cos थीटा। तो इसे अपन यहाँ पे लिखेंगे DE cos थीटा, क्योंकि जिस दिशा में एंगल बनता है थीटा उस दिशा में घटक आपका कोस घटक आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंगल बना भी है, जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना ही एंगल इधर बना हुआ है। और जो ऊर्ध्वाधर दिशा है उस दिशा में आपके पास इसका घटक जो होगा वो आ जाएगा DE sin थीटा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर DE के दो घटक कर लिए हैं, एक x दिशा में और एक y दिशा में। अब क्या करना है, तो अब आपको एक प्रोसीजर थोड़ा सा और फॉलो करना है, ये पता करने के लिए क्या विद्युत क्षेत्र वास्तव में दो दिशा में बनने वाले हैं, क्या x दिशा में भी विद्युत क्षेत्र होगा और y दिशा में भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर खंड और लेते हैं, एक छोटा सा भाग हम यहाँ पे और कंसिडर करते हैं जिस पर आवेश होगा DQ। ठीक है, ये भी बिंदु आवेश है, तो इस बिंदु आवेश के कारण भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनेगा और वो विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, DE। ठीक है, अब इस DE के भी फिर से दो घटक हो जाएंगे, एक तो इसी दिशा में आ जाएगा और वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे DE का कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में आपके पास आ जाएगा DE का साइन थीटा। ठीक है, तो हमने जो दूसरा यहाँ पर आवेश कंसिडर किया है स्मॉल DQ, ये सिर्फ चेक करने के लिए लिया गया है कि आपका विद्युत क्षेत्र वास्तव में किस दिशा में होगा। अभी हम सिर्फ दिशा निर्धारित कर रहे हैं, मान की गणना हम बाद में करेंगे। तो अब डायग्राम से ये क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी विद्युत क्षेत्र बने हैं तो DE sin थीटा ऊपर है और DE sin थीटा नीचे है। जितना मान ऊपर है उतना ही मान नीचे है। दो विद्युत क्षेत्र हैं परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ये क्लियर पता चल रहा है। और दोनों विद्युत क्षेत्र जो DE cos थीटा और DE cos थीटा है ये दोनों समान दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो ये दोनों जुड़ करके आपके परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, उसका मान देंगे। तो ये क्लियर हो चुका है कि आपका जो भी परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा किसी रिंग की वजह से, जब हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं तो उस पूरे रिंग पर जो आवेश कैपिटल Q है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो सिर्फ x दिशा में होगा, या यूँ कह सकते हैं कि जो आपके रिंग का तल है उस तल के लंबवत दिशा में ही विद्युत क्षेत्र होगा और किसी दिशा में विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि बाकी दिशा वाले विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो अभी हमने देखा कि आपका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो DE cos थीटा है, किसके कारण, मात्र स्मॉल DQ के कारण। ठीक है,
छोटे से आपका जो आवेश dq है उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, d cos थीटा। अब यदि हम इसका समाकलन कर देते हैं तो समाकलन करने के बाद आपको इस पूरी रिंग की वजह से जितना विद्युत क्षेत्र बनेगा वो मिल जाएगा। डेरिवेशन आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ करके ट्वाइस डी cos थीटा नहीं कर दें, क्योंकि दूसरा जो आपने आवेश लिया है स्मॉल dq, ये सिर्फ चेक करने के लिए लिया गया है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना किस दिशा में हमें करनी है, किस दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र बनने वाला है। इसे हमने सिर्फ चेक करने के पर्पज़ से लिया है, आप इसे गणना में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही dq आवेश लेना है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान d cos थीटा है, जो कि आपकी इस रिंग के तल के लंबवत बाहर की ओर है। अब हम इसका समाकलन करते हैं और आगे प्रोसीजर करते हैं। तो जैसे ही हम इसका d का समाकलन करेंगे, तो हम समाकलन कर रहे हैं यहाँ पे d का, सॉरी इसको मैं दोबारा करता हूँ, d cos थीटा का, क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र हमें d cos थीटा मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम d का और cos थीटा का मान भी देख लेते हैं कि क्या होगा d का मान। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डी जो है वो है स्मॉल dq के कारण, ये यहाँ पर dq रखा हुआ है। और देखो दूरी जो आपको दी गई है, इस दूरी को आप ध्यान से देखें, dq जो है उसकी दूरी जो है बिंदु P से वो r दूरी है। तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, k dq अपॉन r स्क्वायर, न कि x स्क्वायर, क्योंकि x तो जो दूरी है वो इस रिंग के केंद्र से ली गई दूरी है। तो हम यहाँ पे इस d का मान रख देते हैं और d का मान हमारे पास हो जाएगा k dq अपॉन x स्क्वायर। अभी समाकलन किया नहीं हमने। अब हम cos थीटा का भी मान यहाँ पुट कर देते हैं। देखो cos थीटा कहाँ बनेगा, कैसे निकालें इसकी वैल्यू। तो cos थीटा के लिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल से हम cos थीटा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम एक और बार बना लेते हैं फिर से। तो इस तरीके का एक ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है जिसमें ये साइड स्मॉल a है, ये साइड x है और ये साइड r है और यहाँ पर थीटा एंगल है। अच्छा, जब हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो cos थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका x है, कर्ण आपका r है, तो cos थीटा का मान कितना हो गया, x अपॉन r। ये मान अब हम पुट कर देते हैं, तो इसका मान हो जाएगा x अपॉन r, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा k dq x डिवाइड बाई r क्यूब। ओके, अभी हमें इसमें r की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो आप r की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि इस ट्रायंगल में जो r है आपका वो कर्ण है, और कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि जो आपका कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर बराबर, सॉरी r का स्क्वायर नहीं लिखें इसको, r का जो मान होगा वो हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इस ट्रायंगल से पता किया है, ये जो ट्रायंगल आपका बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें r का क्यूब करना है, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें r क्यूब रखना है। तो देखो r का क्यूब क्या हो जाएगा, r की जो वैल्यू है वो तो आपके पास आ रही है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि r जो है वो है आपके पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप क्यूब करेंगे r का तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि दोनों साइड हमने वर्ग कर दिया है। तो अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो k कांस्टेंट है आपका, वो हमने बाहर निकाल दिया है। क्या x भी कांस्टेंट है, चलो चेक करते हैं। तो देखो x क्या है यहाँ पर, x जो है आपके वो इस रिंग के केंद्र से बिंदु P की दूरी है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगी। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है वो बिंदु तो फिक्स दूरी पर रखा हुआ है। अब चाहे आप dq यहाँ मानो चाहे यहाँ मानो, हर केस में आपके पास केंद्र से बिंदु P की दूरी x तो नियत रहने वाली है। तो ये तो कांस्टेंट में चला गया। अब जब ये कांस्टेंट में चला गया है तो हम इसे बाहर निकाल देते हैं x को, और अंदर बचेगा आपके समाकलन में dq अपॉन r क्यूब, और r क्यूब की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब ध्यान देने वाली बात एक और है, और वो ध्यान देने वाली बात ये है क्या ये r भी कांस्टेंट है। चलो देखते हैं।
तो अब डायग्राम को ध्यान से देखने से पता चलेगा आपको आर क्या है, डी क्यू से बिंदु पी की दूरी, और डी क्यू क्या है, ये रिंग की परिधि पर उपस्थित कोई बिंदु है डी क्यू, या कोई आवेश है डी क्यू। अब देखो आप ध्यान से कि अगर आपने यहाँ पर इस पूरी रिंग को इसी तरीके के छोटे छोटे डी क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ मान लिया, तो संपूर्ण आवेश डी क्यू को जब हम योग करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा कैपिटल क्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रिंग आपको दी हुई है, अब इस रिंग में आप चाहे आवेश यहाँ मानो डी क्यू, चाहे यहाँ मानो, चाहे यहाँ मानो, परिधि पर कहीं पर भी आप आवेश मान लो, उस आवेश डी क्यू से, स्मॉल डी क्यू से ये जो बिंदु आपको दिया गया है अक्ष पर, इसकी दूरी सेम ही होगी। ठीक है, तो ये जो आर दूरी आपने ली है यहाँ पर परिधि से बिंदु पी की दूरी, तो परिधि से बिंदु पी की दूरी हर केस में आपको सेम ही मिलने वाली है, चाहे वो डी क्यू आवेश आपने परिधि पर कहीं पर भी माना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिंदु आर है, ये दूरी जो आर है वो नियत रहने वाली है, कांस्टेंट है। तो इसे भी आप समाकलन से बाहर निकाल लेंगे। तो इसको भी अगर यदि हम समाकलन से बाहर निकाल देते हैं तो फिर ये आपके पास बन जाएगा के एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बचा क्या समाकलन में अंदर, डी क्यू। अब डी क्यू का समाकलन करने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरी रिंग को आपने छोटे छोटे डी क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ माना है। वो जो कैपिटल क्यू आवेश है जो कि पूरी रिंग पर समान रूप से फैला हुआ है, वो पूरा क्यू आवेश डी क्यू की फॉर्म में फैला हुआ है। इन सभी डी क्यू से मिलकर के बनी हुई रिंग है ये। इन सभी डी क्यू आवेश को यदि हम जोड़ते हुए चलें, मतलब इनका समाकलन कर दें, तो हमें कुल आवेश क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल आंसर होगा इसका वो हो जाएगा के टोटल आवेश क्यू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका विद्युत क्षेत्र है जो कि पूरी रिंग की वजह से है। इस पूरी रिंग की वजह से इसके केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर यदि हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो इस तरीके से आप विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। और दिशा का हम पहले ही बात कर चुके हैं, दिशा किस दिशा में होने वाली है विद्युत क्षेत्र की, तो वो होगी इस पूरी रिंग के तल से लंबवत दिशा में, बाहर की ओर x दिशा में। ठीक है, तो ये दिशा की भी बात हो चुकी है और इसके मान की भी।